स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 22 अप्रैल 2025 को हो गया है। तो शिफ्ट 2 का नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है आज हम उसका डिस्कशन करेंगे और उसका राइट आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि 100% राइट आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आप कमेंट करके उसको मुझे बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं नॉन टेक्निकल के शिफ्ट 2 के। तो आइए एक एक क्वेश्चन करके हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, मतलब ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच बेसिक अंतर क्या है। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके बीच का बेसिक अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है टिंडल प्रभाव का दिखाई देना। मतलब जो है ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में केवल एक ही बेसिक अंतर है कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव दिखाता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन हमारा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। इसमें और भी आंसर ऑप्शन थे आपके इस प्रश्न में कि मतलब जिग जैग मोशन का और सरफेस टेंशन का, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ऑप्शन थे, लेकिन जो राइट आंसर था आपका वो टिंडल प्रभाव का दिखाई देना, ये राइट आंसर था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार लोकसभा में मंत्रिमंडल का अधिकतम प्रतिशत विस्तार कितना हो सकता है। आपके ऑप्शन थे 20%, 40%, 15% और 10%। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये 15%, ये आपका राइट आंसर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011-12 की तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी प्रतिशत कितना है। तो आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था 25.7%, एक 20%, एक 12% और एक 27.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ये फर्स्ट वाला 25.7%, ये गरीबी प्रतिशत था तेंदुलकर समिति के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद का सदस्य न होते हुए भी आपको संसद में संबोधित करने का अधिकार देता है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन है हमारे 53 अनुच्छेद नंबर 53, 88 आर्टिकल नंबर, 77 आर्टिकल नंबर और आर्टिकल नंबर 78। तो इसका जो राइट आंसर है 88, ये राइट आंसर है आपका कि मतलब आप संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद में संबोधित कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और ये केवल एक ही आदमी को मतलब ये शक्ति प्रदान है, वो है महान्यायाधिकारी जो होता है वो होता है 76 आर्टिकल में जिसका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार 88 आर्टिकल के अनुसार वो संसद में किसी भी सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में संबोधित कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये है आपका महान्यायवादी जो है, ये है उसका ऑप्शन नंबर 88, ये आंसर हो जाएगा सही। अगला जो क्वेश्चन है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई निम्नलिखित में किस राज्य में अधिकतम है। दिए गए किस राज्य में जो हिमालय पर्वत की चौड़ाई है वो अधिकतम है। तो हमारा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसकी मोटाई सर्वाधिक है और जिससे जैसे मतलब हम वेस्ट से, मतलब इसके किसके वेस्ट से, हिमाचल प्रदेश श्रृंखला के वेस्ट से जैसे जैसे ईस्ट की ओर बढ़ते चले जाएंगे इसकी चौड़ाई डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल भूजल योजना दिए हुए किस राज्य से संबंधित नहीं है। हमारा ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं है कि ये 3 राज्य में, मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी इसी में नहीं है, बाकी और राज्यों में भी है, कर्नाटक, पंजाब इस वाले में भी है, लेकिन जो ये इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये झारखंड, ये वाला ऑप्शन इस अटल भूजल योजना से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई से विरामावस्था से एक वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, 15 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसमें आप गति के नियम का उपयोग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। तो इस जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा 147 मीटर पर सेकंड। ये सारे मीटर पर सेकंड में है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, मतलब ये आंसर 147 मीटर पर सेकंड वाला ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा,
मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य को भी अगर मेल भेजना है तो उनका मेल किस में ऐड करते हैं। जैसे टू होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी के नीचे एक सीसी होता है। सीसी मतलब किसी और को अगर भेजना चाहते हैं, मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अगर किसी अन्य को भी आप वो मेल भेजना चाहते हैं तो उनका नाम आपको इस वाले कॉलम में, सीसी वाले कॉलम में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 सीसी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जब किसी ऑर्गेनिक पदार्थ का बायोडिकम्पोजिशन होता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न, 9वां प्रश्न। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर जो है मीथेन गैस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी ऑर्गेनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है, बायोडिकम्पोजिशन, तो हमारा मीथेन गैस निकलता है वहाँ से। ठीक है, इसको हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं मीथेन गैस को। ठीक है, कमेंट में दोस्तों ये बताइए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, और इसके साथ ही साथ ये भी बताइए आप कि सिलेंडर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि सिलेंडर में कौन सा गैस एक्स्ट्रा डाला जाता है जिसके कारण हमें महक आती है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर में अगर लीकेज वगैरह हो गया तो किस गैस के कारण हमें वहाँ पर लीकेज, क्या कहते हैं, समझ में आएगा, सुगंध किसके गैस के कारण हमें दुर्गंध आएगी। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन की हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के काटने पर मांसपेशियों में क्यों दर्द होता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है या बिच्छू डंक मारता है तो मांसपेशियों में दर्द किस लिए होता है। तो जो आंसर है फॉर्मिक एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड का ही नाम दूसरा है मेथनोइक एसिड, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेथनोइक एसिड। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड था वो आंसर में नहीं दिया हुआ था, बल्कि इनडायरेक्टली उसका नाम मेथनोइक एसिड पूछ लिया था। ठीक है, तो इसके कारण मेथनोइक एसिड के कारण आपका जब बिच्छू या बर या मधुमक्खी वगैरह काटती है तो इसी के कारण दर्द होता है। ठीक है, दर्द और जलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 2nd, 3rd, 4th और 1st। तो इसका जो राइट आंसर है ये फोर्थ वाला जो है ये राइट आंसर है। तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 4th। आफ्टर USA, चाइना एंड रसिया, इंडिया लाई ऑन द 4th रैंक इन द फायर पावर वर्ल्ड इंडेक्स। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया। तो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, और दूसरा ऑप्शन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन था उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, और चौथा ऑप्शन था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके राइट आंसर प्रोवाइड करने का आपको। अगर किसी आंसर में मुझसे गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ये इस वाले आंसर का या इस वाले प्रश्न का आंसर आपने गलत दिया है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा, जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। इसका हमारा जो आंसर है वो दो ऑप्शन आपका कंफ्यूज करने वाला था। जो पहला ऑप्शन था आपका वो था लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन ये था कि लवण और जल बनाते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो लवण और जल बनाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक अभिक्रिया के द्वारा भी समझ सकते हैं। H2SO4 प्लस NaO का होल, NaO का जब अभिक्रिया कराएंगे हम तो बनेगा NaSO4 और आपका ये जल। ठीक है, ये आपका क्या है, साल्ट है, लवण है और ये जल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब Al3+ आयन और SO4 का डबल माइनस आयन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। आप उसको अगर अच्छे से पढ़े हैं 10-12 में तो आप कर सकते हैं कि ये वाला जो होता है इसके पास जाता है और ये वाला इसके पास जाता है। तो जो आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा, Al ये वाला 2 आ जाएगा, SO4 का होल थ्राइज आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ये है तीसरा वाला Al2 SO4 का होल थ्राइज, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है प्रश्न, वृद्धावस्था आने पर मुख्य रूप से कौन सा नेत्र रोग हो जाता है। ठीक है, जब वृद्धावस्था आती है तो मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है, हमारा ये ऑप्शन है प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुता, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये प्रेसबायोपिया कब होता है जानते हैं, जब मनुष्य, हम लोग भी मनुष्य हैं, जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो मांसपेशियां आंखों की कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण हमें प्रेसबायोपिया हो जाता है। देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की चीज़ दिखाई देगी, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देगी। और दूर दृष्टि में क्या होगा,
दूर की चीज़ दिखाई देगी, निकट की चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन प्रेस बायोपिया में जो होगा वो आपको ना तो दूर की ही चीज़ दिखाई देगी, ना ही आपको पास की ही चीज़ दिखाई देगी। तो ये होता है प्रेस बायोपिया में। तो ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि प्रेस बायोपिया का निवारण करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बताइए। और ये भी बताइए कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है, ये भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये भी बताइए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से अलग अलग लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किस में करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किस में करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है अमीटर को परिपथ में साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अमीटर जो होता है हमारा ये क्या बताता है, धारा का मतलब कितनी धारा बह रही है वो आपका बताएगा अमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं पूछा है कि अमीटर बताता क्या है, पूछा है अमीटर को परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में, पैरेलल समांतर क्रम में, परपेंडिकुलर लंबवत और नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे कि जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं जब अमीटर को जोड़ते हैं तो हमेशा हम परिपथ के श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जब यहाँ से धारा इस वाले नोड पे आएगी और जब डिफरेंस होगी तो यहाँ पर धारा जो है इसका मान बदल जाएगा। मतलब ये अगर आई आ रही है तो ये आई से कम हो जाएगी, ये इधर वाली जाने वाली, और इधर वाली भी आई से कम हो जाएगी। मान लीजिए I1 हो जाएगी I2, तो जो I1 और I2 को जोड़ेंगे तब जाकर हमको मिलेगा क्या, I। तो हमें इस तरीके से अगर हम यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं अमीटर को, ठीक है। अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और ये बताइए वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, ठीक है, ये बताइएगा वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, कमेंट में आंसर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है CFC किससे संबंधित है, तो उत्तर है हमारा रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर से निकलता है, इसीलिए अब इसके जगह पर अलग तरीके का जो होता है HCFC हाइपोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होने लगा है, जो कि आपका CFC के कंपैरिजन में कम नुकसानदायक होता है। 10 गुना कम नुकसान पहुंचाता है ये ओजोन लेयर का, ठीक है। ओजोन लेयर को 10% कम नुकसान पहुंचाता है CFC के कंपैरिजन में। कौन? HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये लिख करके बताइए कि ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है उसको किस यूनिट में मापा जाता है, ठीक है। इसको आप कमेंट में आंसर करके बताइए, ठीक है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न के ही नहीं बल्कि आपको और भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की जो इससे संबंधित है, ठीक है। तो ओजोन को इसका क्या कहते हैं मात्रा क्या होता है इसके थिकनेस की, और ये भी बताइए कि ओजोन मुख्य रूप से किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल, किस में पाया जाता है, ये भी कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किसमें होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो था बहुत ही अजीबोगरीब ऑप्शन था। ऑप्शन था हमारा उद्योग के धुएं से, जलवाष्प से, जेट यान के उड़ान भरने से, गाड़ी के धुएं से। अच्छा अभी ये बताइए धुएं से कहीं पर ध्वनि प्रदूषण होगा? धुएं से तो वायु प्रदूषण होता है। धुएं से भी यहाँ भी गाड़ी के धुएं से यहाँ भी वायु प्रदूषण होगा, और ये जलवाष्प से यहाँ से भी आपका ये वायु प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। इस तरीके का ये जो जेट का उड़ान भरेगा तो जेट जब उड़ान भरेगा तो उससे ज़ोर से आवाज़ आएगी, तो इसी से क्या होगा आपका ध्वनि प्रदूषण होगा। तो ये आप एलिमिनेट करके भी मतलब आप अच्छे से एलिमिनेट करके भी इसका आंसर आप ढूंढ सकते थे, ठीक है। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय निम्नलिखित में से क्या है, मतलब किसके कारण आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा है एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई करके। तो आप ये बताइए, आप इसमें एलिमिनेट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, और आपका राइट आंसर जो होगा वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, यही ऑप्शन जो हमारा होगा ये फर्स्ट वाला कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा PCB का फुल फॉर्म। ये पूछा था कि PCB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा PCB का फुल फॉर्म वो पेंटेड सर्किट बोर्ड है। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेंटेड सर्किट बोर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है PENT का फुल फॉर्म क्या है।
ये भी हमारा आया था PENT या PETN का फुल फॉर्म क्या है, दोनों दिया हुआ था। मतलब कभी कभी PENT भी कहते हैं, कभी कभी PETN भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था पेंटा एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, कर्तव्य को, ये मतलब मौलिक कर्तव्य को, कर्तव्य नहीं है मौलिक कर्तव्य है, और DPSP को। तो इसका जो आप जानते ही हैं, लगभग आपको मालूम ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अपघटन करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है या कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। तो हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन, सॉइल, CO2 और बैक्टीरिया। तो जो राइट आंसर है आपका बैक्टीरिया के कारण ही डिकम्पोजिशन होता है आपका बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का या ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत के किस शैली में रुद्र वीणा का इस्तेमाल होता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ख्याल शैली, ध्रुपद शैली, तराना शैली, ठुमरी शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली में, हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद शैली में आपका रुद्र वीणा का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कांच की दीवारों का उपयोग क्यों करते हैं? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें कांच का उपयोग किया जाता है। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो खेती करने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। तो वो कांच के जो घर होते हैं वो, उनमें इस तरीके से बनाया जाता है कांचों को, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कांचों को कि बाहर की हीट रेडिएशन, सन की हीट रेडिएशन अंदर आ जाए और यहाँ पर फूल पौधों को या जितने भी बागवानी है या बगीचे हैं या वेजिटेशन जितने भी हैं उनको हीट दे, वो हीट लेकर के अपना फोटोसिंथेसिस करें, लेकिन यहाँ से हीट बाहर ना जा पाए, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को ये जो आंसर होगा आपको आपका ये कि मतलब कांच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हीट रेडिएशन को रोका जा सके। हाँ, हीट रेडिएशन को रोकेंगे तभी जा करके यहाँ पर वेजिटेशन उग पाएंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, झूम खेती का इस्तेमाल या चलन भारत के किस हिस्से में या किस रीजन में होता है? तो आपका ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न ईस्ट, सदर्न वेस्ट। तो आपका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम वगैरह, मेघालय वगैरह की तरफ झूम खेती का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, खो खो वर्ल्ड कप भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? ठीक है, आपको ये बताना है खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है दिल्ली। तो खो खो इस कप 2025 जो है दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए कंप्यूटर का आपका आ गया है। कंप्यूटर में फायरवॉल वगैरह जो होता है ये लगभग एंटी वायरस की तरीके इस्तेमाल होता है ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जा सके अनएथराइज एक्सेस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनएथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? ठीक है, तो कौन सा इस कमांड यूज़ करते हैं? इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। इस कमांड का इस्तेमाल करके नए एलिमेंट को हम MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिस्टार्ट द स्लाइड शो। ठीक है, तो हम शिफ्ट की, कंट्रोल आल्ट, शिफ्ट और इंटर, इन तीन ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो को दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, फूड चेन में एनर्जी का प्रवाह प्रतिशत कितना होता है? आप लोगों इसका तो पढ़े ही होंगे, अगर इन्वायरमेंट पढ़े होंगे, फूड चेन पढ़े होंगे तो ये आपको एकदम छोटा सा क्वेश्चन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। फूड का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है? प्रवाह, ट्रांसफॉर्मेशन 10% ऑफ द एनर्जी होता है। ठीक है, 15% ऑप्शन था, 5% ऑप्शन था, 20% था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। अगला आपका है, गुप्त काल में शांति और युद्ध रणनीति के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी होते थे? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा और इसका आप कमेंट करके ऑप्शन बताइए कि ये इसका आंसर क्या था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीन लवण के जलीय मिश्रण का pH कितना होता है? तो अब एक ही चीज़ देख लीजिए, जैसे ही उदासीन बोला
तुरंत आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल का कितना होता है पीएच वैल्यू 7। इसमें क्या था, एक था 7 से ज़्यादा पीएच, और एक था 7 से कम, और एक था 7, और एक था 0। तो इसमें क्या होगा भाई, उदासीन आ गया तो तुरंत जैसा ही उदासीन लगा तो आपका क्या हो जाएगा, पीएच 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कोलेशन टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो पेज को अरेंज करने के लिए कोलेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कुकिंग ग्लास आदि में बोरोसिलिकेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन आपका, टू मेक इट ब्रिटल, टू मेक इट हीट रेजिस्टेंस, टू कुक फास्टर, फॉर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका जो बोरोसिलिकेट होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, रजिस्ट कर सके, और खाना बनाने के लिए वाले गिलास में बोरोसिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर, पोटास एलम का सूत्र क्या है। तो आपको इसको देख करके ही मालूम हो जाएगा। पोटास एलम Al2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। दिए हुए ऑप्शन में ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न मुझे ये लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फार्मूला होता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड बट्टे में मीडियम में लाइट की स्पीड। तो अगर ये बताइए वैक्यूम, इसको हम समझते हैं, अगर वैक्यूम में हमारी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू होती है वैक्यूम में और मीडियम में। ठीक है, बटे में मीडियम में, वैक्यूम में हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर मीडियम में हमें अगर मालूम करना है, किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 से कम कब आएगी, जब डिनोमिनेटर हमारा इससे न्यूमरेटर से अगर बड़ा हो जाएगा, तो हमारा क्या कहते हैं कि n की वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर देखिए जैसे समझते हैं, अगर ये 2 है, 2 से अगर हम 1 से भाग देंगे, 2 को अगर 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 2। अगर 2 को 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अगर 2 को 3 से भाग देंगे तो 1 से कम आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से ये समझते हैं 1 से कम तभी आएगा जब ये 2 न्यूमरेटर की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर ये न्यूमरेटर से अगर बड़ा होगा तभी ये 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम में आपका जो स्पीड है वो लाइट वैक्यूम से ज़्यादा है। तो इससे हम ये समझते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन था कि माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक है, और दूसरा ऑप्शन था माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 38 और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो 90s के डेकेड में 20s के डेकेड में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था। तो दोस्तों लगभग 40 मतलब 38 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मैं रॉन्ग आंसर बताया हूँ तो आप कमेंट करके मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, और आप उसका सुझाव भी दे सकते हैं कि ये आंसर सही होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि आपको 100% सही आंसर बताऊँ, और लगभग यहाँ पर आप 38 लगभग आप 40 प्रश्न देख चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए सेकंड शिफ्ट के, अगर शिफ्ट का सेकंड का अगर आपको टेक्निकल का चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं टेक्निकल का भी आपको वीडियो बना करके उसका भी आंसर की प्रोवाइड करने का आपको उसका भी आंसर प्रोवाइड करने का आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।